गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह का 8:15 है, 8 हो रहा है और आज फ्राइडे का दिन है। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। इस समय थोड़ा मौसम का परिवर्तन हो रहा है, बारिश हुई है और सर्दी जुकाम बुखार डेंगू टाइफाइड ऐसी बीमारियां अपना दस्तक दे रही हैं। अगर शरीर में किसी तरह की कोई समस्या लगे तो तुरंत चेकअप कराएं, डॉक्टर की सलाह लें, मेडिसिन लें, क्योंकि जान है तो जहान है। दोस्तों, बात करते हैं आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ आपको। एक सुबह सुबह साथियों, एक तालाब था। एक तालाब में 2 सारस रहते थे, एक मेल एक फीमेल, और एक कछुआ भी रहता था। सूखा पड़ने की वजह से उस तालाब में पानी बिल्कुल सूख गया। सारस कहने लगे कि कहीं दूसरी जगह चल के व्यवस्था देखते हैं, जहां पानी किसी तालाब में हो, वहां चलते हैं। उनकी बातें कछुआ सुन रहा था। वो कहने लगा, सारस भाई, आप दोनों लोग चले जाओगे, मैं इस तालाब में अकेला रह जाऊंगा, पानी भी नहीं है, सूखा है, मैं तो यहीं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर सारस कहने लगा, अपनी दोस्ती है, अपनी मित्रता है, तुम अगर हमारे साथ चलो तो हम तुम्हें भी ले चलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि जब हम आपको ले चले तो आप बीच में बोलेंगे नहीं। क्योंकि जो कछुआ था वो बहुत बातूनी था, बहुत हंसी मजाक करता था अपने साथी सारसों के साथ। सारस उस तालाब से उड़कर घूमने निकल गया। दिन भर घूमा, उसे एक जगह पानी एक तालाब में दिखाई दिया। उसने दृढ़ किया, निश्चय किया कि जब तक उस तालाब में पानी सूखा है तब तक मैं इस तालाब में आकर कुछ समय अपना व्यतीत कर लूँ। शाम को घूमने के बाद वो अपने उसी तालाब पे पहुंचा जहां उसकी फीमेल साथी रहती थी। बोला, मैंने तालाब की व्यवस्था कर ली है, ढूंढ लिया है और कल अपने लोग चलेंगे। कछुआ से भी बोला अगर आप चलना चाहें तो आप भी मेरे साथ चलिएगा। कछुआ बोला, ठीक है भैया, मैं भी चलूँगा, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा, इसलिए मैं भी चलूँगा। लेकिन उन्होंने फिर से कछुआ को यही समझाया कि जब हम आपको लेकर चले तो आप बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। कछुआ बोला, ठीक है। सारस ने क्या काम किया? सारस ने एक लकड़ी की व्यवस्था की, लकड़ी को ढूंढा और एक कोने से सारस ने अपनी चोंच में दबाया, दूसरी तरफ जो उसकी फीमेल साथी थी उसने अपने मुंह में उस लकड़ी को दबाया और कछुआ से कहा कि बीच में इस लकड़ी को आप अपने मुंह से दबा लीजिए। कछुआ ने वैसा ही किया, उस लकड़ी को बीच में अपने मुंह में दबा लिया। सारस और उसकी फीमेल साथी दोनों लोग उस कछुआ को लेकर आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ने लगे, दूसरे तालाब में जाने के लिए। जब ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सारस और उसकी साथी पार्टनर दोनों लोग
उसी गति से उड़ रहे थे जिस गति से उन्हें उड़ना चाहिए था। कछुआ जब ऊंचाई पर पहुंचा तो उसे आनंद आया कि कितनी अच्छी हवा लग रही है और कितना आनंद आ रहा है ठंडी ठंडी हवा में, कि ऐसी हवा तो बहुत किस्मत वालों को मिलती है। सारस और सारसनी, आप बहुत ही किस्मत वाले हो जो ऐसी हवा का प्रतिदिन आनंद लेते हो आसमान में उड़कर। ये बात उसके दिमाग में आ रही थी। तभी कछुए को रहा नहीं गया। कछुआ बोला, थैंक यू सारस भाई। इतनी बात कहते ही कछुए की जो पकड़ थी वो उस लकड़ी से छूट गई और वो जमीन पर जा गिरा और मर गया। उसके बाद सारस ने अपनी फीमेल पार्टनर से कहा, जब मैंने तालाब से कछुआ को दूसरे तालाब में ले जाने के लिए कहा तो ले जाने से पहले ही मैंने उससे कह दिया था कि मेरे अकॉर्डिंग आपको मेरी बात माननी है, मेरे हिसाब से चलना है आपको, आप बीच में बोलिएगा मत। लेकिन कछुए को ये बात प्रॉमिस करने के बाद भी उसने अपना मुंह खोल दिया और मुंह खोलते ही लकड़ी उसकी पकड़ से छूट गई और वो जमीन पर जा गिरा और खत्म हो गया। इस कहानी से साथियों हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अगर कोई साथी हमारा हमसे चुप रहने के लिए कहे और हमारा अगर बेनिफिट हो रहा है तो कभी कभी हमें चुप रहना भी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगर उस सारस ने ये बात कही थी उसकी जगह परिवर्तन करने के लिए, उसे इस तालाब से दूसरे तालाब में ले जाने के लिए, तो कछुआ अगर थोड़ी देर और अपना मुंह बंद किए रहता तो शायद वो भी पानी में तैर सकता था। लेकिन उसने ठंडी ठंडी हवा में उड़ते ही उससे रहा नहीं गया, क्योंकि बातूनी था और मुंह खोलते ही जमीन पर जा गिरा। तो इस वजह से कभी कभी अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए, जो सही हो उस पथ पे चलना चाहिए। कौन किसकी साथियों आज के दौर में मदद करता है। बिना लोभ लालच के कोई व्यक्ति आज के दौर में ऐसा नहीं है जो किसी के काम आ जाए। तो इस तरह की कहानियों से शिक्षा लें, अपने जीवन में उतारें। ये कहानी भी मैंने एक अखबार में आज से 5 साल पहले पढ़ी थी। अचानक मेरी जुबान पे आ गई और मैंने आपको सुना दी। ऐसी साथियों एक कहानी और है, वो भी आपको सुनाता हूँ। एक अब्बू हसन नाम के एक व्यक्ति थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था रेशमा, दूसरी का नाम था सबीना। और जो अब्बू हसन थे वो बेचारे मेहनत मजदूरी करते थे, परिश्रम करते थे, फलों का ठेला लगाते थे। तो उनके जो सिर के बाल थे
आधे बाल सफ़ेद हो गए थे, आधे बाल काले हो गए थे। उनकी एक पत्नी थी रेशमा, उसके बाल सफ़ेद थे। एक पत्नी थी सबीना, उसके बाल काले थे। तो जिस पत्नी के बाल काले थे वो कहती थी, जब उसके पति शाम को थके हारे घर पे आते थे तो वो कहती थी कि अगर मैं अपने पति के काले बाल उखाड़ दूं तो उनके बाल सफ़ेद सफ़ेद रह जाएंगे, और मेरे भी सफ़ेद बाल हैं तो मेरे पति मेरे जैसे दिखने लगेंगे। और उनकी जो दूसरी पत्नी थी जिसके सफ़ेद काले बाल थे, वो कहती थी जब अब्बू हसन शाम को थके हारे घर पे आते थे कि मैं अपने पति के सफ़ेद बाल उखाड़ दूं तो मेरे पति के काले बाल रह जाएंगे, और मेरे बाल भी काले हैं तो मेरे पति मेरे जैसे हैंडसम दिखने लगेंगे। तो दोनों पत्नियों की ये थिंकिंग थी। अब क्या होता है साथियों, एक पत्नी काले बाल उखाड़ती है और दूसरी पत्नी सफ़ेद बाल उखाड़ती है। एक दिन अब्बू हसन की वो स्थिति हो जाती है कि ना उनके सर पर काले बाल रहते हैं और ना उनके सर पर सफ़ेद बाल रहते हैं। दोनों पत्नियों ने अपनी जिद के आगे ना उनके काले बाल रखे ना सफ़ेद बाल रखे, और अब्बू हसन एक दिन बिल्कुल ही गंजे हो गए। इसलिए साथियों, प्रकृति ने जैसा हमें समय के साथ साथ जैसा फेस दिया है, जैसा चेहरा दिया है, जो सुंदरता दी है, हमें उसी के साथ ही चलना चाहिए। ये सब प्रकृति के नियम हैं। जिस तरह बच्चे का जन्म होता है तो वो कैसा होता है, उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसका फेस चेंज होता जाता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जो फिजिकल ब्यूटी होती है धीरे धीरे वो भी खत्म होती जाती है, शरीर ढलता जाता है। इसलिए साथियों, हमें प्रकृति के साथ चलना चाहिए, ना कि ये बहुत से लोग होते हैं जो ट्रीटमेंट कराते हैं, कई आजकल चेहरे की सर्जरी कराते हैं, ये सब बेकार है। इनसे चेहरे पर इफेक्ट आता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रकृति से छेड़छाड़ करना ही, चाहे वो पर्यावरण हो या किसी व्यक्ति विशेष हो, गलत ही होता है। बहुत से लोग होते हैं खूबसूरत बनने के लिए चेहरे की सर्जरी कराते हैं, और सर्जरी कराने के बाद और उनका चेहरा बेकार दिखता है। इसलिए हमें प्रकृति के साथ चलना चाहिए। और साथियों, बरसात का मौसम चल रहा है, आजकल देख रहे हो रोड बनने के चक्कर में कितने पुराने पेड़ पौधे, 100 साल पुरानी पाकड़, अपने बरेली पीलीभीत हाईवे पर ही ले लो, रोड का चौड़ीकरण होने की वजह से उनकी कटाई हो रही है। हरा भरा रोड काटा जा रहा है। इसलिए उन सभी युवा साथियों से यही अपील करता हूं जो खेती करते हैं, हमें पर्यावरण बचाना है। उसके लिए कुछ नहीं, अपने माँ के नाम पर या पिता के नाम पर या भाई के नाम पर या बहन के नाम पर या प्रेमिका के नाम पर या पुराने जो भी परिवारी सदस्य हैं इस दुनिया में नहीं हैं, उनके नाम पर 2-4 पेड़ पौधे जरूर लगाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में पर्यावरण की रक्षा हो। हमें वो दिन देखना ना पड़े
कि हमें अपनी पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलना पड़े। इसलिए पेड़ पौधे लगाइए, ज़्यादा नहीं, 1-2 तो कम से कम लगाइएगा। साथियों, आपने देखा होगा जिस समय कोरोना काल चल रहा था 2019 के समथिंग, 19-20 में कितनी दिक्कतें थीं। ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से जाने कितने भाई बहन हमारे कोरोना काल में खत्म हो गए। हम आप सब आम नागरिक हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियां जैसे लोग एक्सपायर हो गए। इसलिए पेड़ पौधे जरूर लगाइएगा जिससे ऑक्सीजन की कमी ना हो। और साथियों, एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग जो पानी है अपना वाटर, मोटर खोल देते हैं तो चलती ही रहती है, इस चीज़ का ध्यान नहीं देते, घंटे घंटे 2-2 घंटे पानी बहता ही रहता है। साथियों, पानी की भी बचत कीजिए। हम आप सब बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे भरपूर पानी है। और राजस्थान में पूछो उन लोगों से जहाँ पानी की इतनी बड़ी किल्लत है। दिल्ली में जाओ, द्वारका सेक्टर में जाइएगा आप, कितनी बड़ी पानी की दिक्कत है। आधी दिल्ली में पानी की इतनी भीषण समस्या है, पानी लोग खरीद कर पीते हैं, वाटर टैंक आते हैं तो लाइन लग जाती है, लाइन से पानी मिलता है, ऐसे करके अपनी जीविका जीते हैं। क्योंकि मैं दिल्ली में रहा हूँ, मेरे परिवार का एक लड़का, मेरा चचेरा भाई था, वो सेक्टर द्वारका में रहता था। एक बार मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, द्वारका साइड में मैं पहुंच गया तो मैंने मेट्रो से द्वारका स्टेशन पे उतरा, उसे फ़ोन किया, मैंने कहा भैया कहाँ रहते हो। उसने अपनी लोकेशन मुझे दी। मैं उसके घर जब गया, मैंने जब घर पहुंचा तो मैंने हाथ धुले। हाथ धुलने के बाद मैंने मुंह में टंकी से पानी लिया कुल्ला करने के लिए, तो इतना खारा पानी था कि तुरंत मैंने जिसम उसमें सिंक में उसे उगल दिया। और उसके बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया कैसे करके आप यहाँ पे जीवन यापन करते हो। तो वो कहने लगे, बोले मैं ही क्या, पूरा द्वारका ही इस तरह से जीवन यापन करता है। टैंक आते हैं सुबह सुबह, पानी के पीने का पानी उससे मिल जाता है, नहाने के लिए खारी पानी यूज करते हैं। तो मैंने महसूस हुआ, मेरे दिल में ये बात आ रही, बताओ कितनी जटिल समस्या है। और इसी वजह से वहाँ लोग मोल लेकर पानी पीते हैं। ऐसे ही हमारे भारत शहर में ना जाने कितने राज्य हैं भारत देश में कि उन राज्यों में पानी की समस्या है। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप लोग पानी को व्यर्थ में बर्बाद मत कीजिएगा। आप लोग अभी उस स्थिति से नहीं जूझ रहे हो जिस स्थिति से हमारा आधा देश पानी की किल्लत से जूझ रहा है। अच्छे अच्छे राज्य हैं जहां पानी नहीं है, जैसे राजस्थान है, और भी अन्य राज्य हैं जहां पानी की काफ़ी समस्याएं हैं। उन लोगों से पूछिए जीवन यापन करने के लिए पानी की क्या कीमत है। इसलिए पानी भी बचाइए, व्यर्थ में बर्बाद मत कीजिएगा कि 1-1, 2-2 घंटे मोटर अगर चल रही है तो आप उस पर कोई ध्यान नहीं देते। इसी तरह साथियों, मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए। घर में बच्चे हों, उनको शिक्षित जरूर कीजिए, क्योंकि शिक्षित बच्चा होगा तो ये जरूरी नहीं कि वो नौकरी ही मिले उसे। शिक्षित होगा तो कम से कम अपना दुकान खोल के या अन्य भी बहुत से कार्य हैं करके अपना जीवन यापन तो कर लेगा। कहीं बाहर जाएगा
किसी दूसरे राज्य में, दूसरे देश में, तो पढ़ा लिखा होगा तो कम से कम उसे दूसरे से रास्ता तो पूछनी नहीं पड़ेगी। स्वयं रीड कर करके अपने गंतव्य तक तो पहुंच जाएगा। साथियों, मैं आपको बात सुनाता हूं। मैं जब पहली बार बेंगलोर गया था, ये वाक्य 2012 का है। मैं 2012 में पहली बार बेंगलोर गया था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैंने कर्नाटका एक्सप्रेस पकड़ी थी। जनरल डिब्बे से बेंगलोर जाना कितना बड़ा मेरे लिए मुश्किल था। वहां जब मैं पहुंचा तो वहां की जो भाषा थी, बसों पे हर जगह कन्नड़ भाषा लिखी हुई थी। जो भी बसें मेरे सामने से गुजर रही थी, उन पे जिस जगह मुझे जाना था, सिलिकन सिटी मुझे जाना था, उसकी बसें मेरे सामने से गुजर जा रही थी, क्योंकि उनकी बसों पे जो लिखा आ रहा था वो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा हुआ आ रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ बसों पे इंग्लिश लैंग्वेज में भी जिस रूट की बसें वो लिखा हुआ था। तभी मैंने क्या काम किया, जो इंग्लिश रूट वाली बसें थीं उस पर टिकट लेकर मैं बैठ गया। वहाँ के जो लोग थे कन्नड़ भी बोल रहे थे, कुछ लोग थे जो डेली रूटीन में रहते हैं, वो लोग हिंदी भी बोल रहे थे। हिंदी के साथ साथ मैंने इंग्लिश का सहारा लेना शुरू कर दिया। मैं इंग्लिश में बात करने लगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं बेंगलोर में खूब घूमा। घूमने के बाद में कई कंपनियों में इंटरव्यू दिए। उसके बाद मैं दिल्ली चला आया। तो साथियों, इसी वजह से कहा गया है कि अधिक नहीं तो कम से कम ग्रेजुएशन तक तो शिक्षित होना ही चाहिए। जिंदगी में न जाने कितने उतार चढ़ाव आते हैं, इंसान को अपनी लाइफ में जाने क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके लिए शिक्षित होना भी जरूरी है। दोस्तों, मैं साफ और स्वच्छ विचारों का व्यक्ति हूं। मैं लगालिसी की बात नहीं करता। मेरी बात, अगर मैं किसी का कोई कार्य कर सकता हूं तो हाँ कर देता हूं, नहीं तो मैं मना कर देता हूं। ये नहीं कि मैं किसी को धोखे में रखूं या किसी से किसी तरह का कोई, बहुत से लोग होते कहते हैं नहीं हम तुम्हारा ये काम करवा देंगे और उसको ठग लेते हैं। मैं अगर किसी का कोई काम नहीं करवा सकता तो मैं उससे साफ मना कर देता हूं, लेकिन उसे धोखे में रखना मेरी प्रायोरिटी नहीं। साथियों, अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारते रहिए। और फिर से यही बात मैं कहूँगा, माँ बाप की सेवा करते रहिए। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। और शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, धूम्रपान, इन चीज़ों से आपको जितना बच मिले बचिएगा। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मुझसे पूछो, मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था बरेली जिले के वार्ड नंबर 4 से। मैं पहला व्यक्ति था जो मैंने एक दारू की बोतल अपने किसी वोटर को नहीं दी। लोगों ने लाखों की दारुआं बहा दी। उसके बाद भी जितने वोट मैं ले गया, बिना दारू पिलाए, बिना शराब पिलाए, उतना 1-1, 2-2 लाख की दारू पिलाने वाले वोट नहीं ले जा पाए। इसलिए साथियों, ये जरूरी नहीं है कि हम शराब पिलाकर ही वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो बिना शराब पिलाए नहीं किया जा सकता। ये अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी सोच है। इसलिए साथियों, अच्छे बनिए, अच्छे विचारों को दिल में उतारिए, अपना जीवन अच्छा कीजिए,
नशा पान धूम्रपान इन सब चीज़ों से दूर रहिए और अपने अंदर मेहनत की भावना डालिए। कार्य कोई बुरा नहीं होता, चाहे खेती का हो या किसी कोई भी कार्य हो। अगर आप भूखे हैं, लाज शर्म के चक्कर में घर में बैठे रहेंगे तो आपका जीवन बहुत ही कठिन और कठोर हो। आप मेहनत करेंगे, भले चाहे फल का ठेला लगा लें, अपना कार्य कर रहे हैं, कम से कम किसी से भीख तो नहीं मांगेंगे। कोई व्यक्ति मजाक बनाता है, बनाने दो, कुछ नहीं, मजाक बनाने से कोई हमारे घर की पूर्ति नहीं कर सकता, हमारे घर में क्या स्थिति है क्या नहीं। मजाक बनाने वाले मजाकें बनाते रहते हैं। आप अपना कर्म कीजिए। साथियों, इसी बात के साथ मैं अपने शब्द यहीं पे एंड कर रहा हूं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।